वक्त में ही एक रेवोल्यूशन आया था। मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर लाया तो जो आर्थिक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में आया, वरना वही घिसी पिटी पुरानी चीजें थी और दुनिया हमसे आगे जा रहा था। तो नरसिम्हा राव को क्रेडिट जाता है कि हमारी पॉलिसी, और उस पॉलिसी का मैंने भी फायदा उठाया था कि मैं पर्यटन मंत्री था। तो ये आज जहाजों में आप जब आते हैं तो ओपन किया, तो मैंने मेरी कैबिनेट में ले गया अपना कि एक ही जहाज जो पुराना चल रहा है वो कभी स्ट्राइक करता है और फिर 2 महीने ठप होता है, तो जितने जहाज आए तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी मैंने लाई मेरी। तो इसी तरह से हर मंत्रालय में कोई नई पॉलिसी, लिबरल पॉलिसी, जिसको उस पॉलिसी को आज दुनिया में, और आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उस पॉलिसी को चला रहे हैं, लेकिन क्रेडिट उन्होंने नरसिम्हा राव जी को दिया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि चाहे वो दूसरी पार्टी होने के बाद भी उसका जो काम जो देश के हित में था वो रिकॉग्नाइज किया। इसी तरह से चौधरी चरण सिंह वो किसानों के नेता थे। चौधरी चरण सिंह की हाइट का भी कोई हमारे देश में किसान नेता पैदा नहीं हुआ। और उनके साथ दूसरी चीज ये भी थी, वो सभी धर्मों को, सभी जातियों को वो भी चलाते थे। तो किसानों के लिए अगर उनको रिकॉग्नाइज किया, उनके लीडर को, किसानों के, ऐसा नहीं किसान ही उनको लीडर मानते थे, हम सब लीडर मानते थे, लेकिन विशेष रूप से किसान के नेता रूप में उनकी पहचान थी। तो किसानों का मन ये बढ़ाने के लिए और कि उनको रिकॉग्नाइज के लिए चौधरी चरण सिंह जी को भी दिया, ये भी बहुत अच्छा। सर, पॉलिटिकल डिबेट भी इसके ऊपर शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि ये, देखो आप, कांग्रेस जो कहती है उनको कहना, मैं तो ना, सुनिए ना, मैं कांग्रेस हूं ना बीजेपी। मैं हमेशा बीजेपी जो गलत बात करती है मैंने कही कांग्रेस जो ठीक करती है उसको क्रेडिट। उस वक्त वो कांग्रेस के थे, मैं भी कांग्रेस का था, लेकिन मनमोहन उसने किया वो पॉलिसी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, उससे आज देश में भला जिन लोगों ने उस वक्त पॉलिसी का फायदा उठाया वो आगे चले गया और देश को फायदा हुआ। तो देश हित में या किसी भी नेता ने देश के हित में कोई काम किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आज की सरकार अगर हमारे पुरानी किसी सरकार की या प्रधानमंत्री के काम को सराहना करती है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रधान साहब, पहाड़ी जो बिल है वो राज्यसभा में भी पास हुआ है एसटी स्टेटस के लिए, तो देखिए ये बड़े समय से चल रहा था, तकरीबन 3 दशकों से चल रहा था। इसमें एक तनाव था। एसटी भाइयों का तो हमारे वक्त में जब हम सरकार थे उसी हुआ था, हमारे गुजर भाइयों का, और गुजर भाइयों का रिजर्वेशन पॉलिटिकल भी हो गया। लेकिन एक ही हम सब लोग हमेशा कहते थे जब हम कांग्रेस वाले की कि एसटी दें, उनमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो गुजर भाइयों का काट के नहीं देना चाहिए। काट के देते तो फिर बड़ा नुकसान हो। जब तक इनका काट के नहीं देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। लेकिन आज भी रामबन से लेकर कटरा तक के जो पहाड़ी लोग हैं उनका कहना है कि हमें क्यों छोड़ा गया है। वो रामबन पानहार कहानी, लेकिन वो चुप बैठे थे। आज बेटे को कोई दूध के बगैर नहीं देता था वो। अच्छा साहब, हमारी नेबरिंग कंट्री में भी इस समय इलेक्शंस की जो सरगर्मियां हैं वो बड़ी तेज हैं, और दुर्भाग्य से हम चाहते थे, हमारी ख्वाहिश, सरकारों से हमारे मतभेद 47 से हुए। मतलब जब हमारे में बोलता हूं देश की बात करता हूं, मैं अपनी बात नहीं कि अपनी पार्टी की बात, मैं देश की बात करता हूं। और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पाकिस्तानी जिम्मेदार है कि 1947 अभी आजादी मिली ही थी कि पहला ही हमला उन्होंने ही ठोक दिया, जिसका परिणाम है कि पीओके हमसे अलग हो गया, हमारे भाई जम्मू सूबा से, कश्मीर सूबा से, और आज वो खुश नहीं है वहां। तो इसलिए दो देशों के तनाव के लिए ही पाकिस्तान जिम्मेदार है, वरना शांति से कुछ कत्ल गारत हुई थी, लेकिन 2 देश बन गए थे। लेकिन लोगों का कोई कसूर नहीं। हमारी किस्मत में
जमहूरियत आई, लोकतंत्र आया, प्राइम मिनिस्टर बदले, एक जमहूरी तरीके से बदले। कहीं खामियां, कहीं कमजोरियां थोड़ी बहुत है, लेकिन उनकी किस्मत में डिक्टेटर आ गए और जिसकी वजह से लोगों को फायदा नहीं हुआ और आर्मी ही वहां की सरकारों को चलाती रही। जब कोई चुना हुआ नुमाइंदा भी आया, वो रहमो करम पर था आर्मी के, और जब आर्मी को लगा ये हमारी बात से हिसाब नहीं चलता तो उसको गिरा देते। अब आज हम सोचते थे फ्री और फेयर इलेक्शन हो जाए, जो जीत के आएगा, लेकिन उसमें भी उंगल आर्मी कर रही, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। तो हम हिंदुस्तान में बड़े खुशकिस्मत हैं कि यहाँ फौज का, आर्मी का या किसी और का एमपीज के बगैर, एमएलएज के बगैर दखल अपना नेता चुनने का नहीं है, और जो कि लोकतंत्र में पूरे विश्व में होता है। हम यही दुआ करते हैं प्रार्थना से कि कभी जो हिंदुस्तान का वातावरण है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, ये नसीब हो जाए पाकिस्तान के लोगों साहब, को। उमर अब्दुल्ला जी एक चैनल पे कहते हैं कि हमें उम्मीद है एनडीए 400 पार करेगी, और खुद जिस इंडिया अलायंस का वो हिस्सा है वो कहते हैं वो बहुत कमजोर नजर आ रहा है। क्या अंदेशा है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला भी पहले से भाग चुके हैं अपनी स्थिति से? कोई नहीं, क्योंकि वो बीजेपी में पहले मंत्री रह चुके हैं, तो इसलिए पुरानी बीजेपी क्या सभी सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी? तो पुरानी लॉयल्टी याद आ गई। तो चलो, क्या आपको लगता है कि भाजपा 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरा करेगी? अब मैं ना नजूमी हूं ना कुछ हूं, हाँ? लेकिन अगर करेगी तो ये जो यूनिटी बनी थी इनके कार्य से बनेगी। इनके जो सबको लेके चलने में असफल हुए उसकी वजह से बने। तो कभी कभी मुझे शक ही है ये भी शायद सर 2000